वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 502 की फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 23 से लेकर 30 तक करवाए जा रहे हैं और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के हिसाब से आपको मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो लीडर जो होते हैं तमाम लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो लोअर लेवल पे हो, मिडिल लेवल पे हो या अपर लेवल के ऊपर हो, हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को भी, ग्रुप्स को भी और ऑर्गेनाइजेशन को भी पूरी की पूरी कि अचीव करें उनके गोल्स, और इसी वजह से इनका प्रोफाउंड इफेक्ट भी होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो कंटिजेंसी थ्योरीज़ की हम बात करते हैं तो पाथ गोल थ्योरी है जो कि एक रिस्पेक्टेड अप्रोच है लीडरशिप की, और इसको डेवलप किया है रॉबर्ट हाउस ने। और जो एक कंटिजेंसी मॉडल है लीडरशिप का, जो कि एक्सट्रैक्ट करती है की एलिमेंट्स जो ओहायो स्टेट लीडरशिप रिसर्च से, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर, और जो कंसिड्रेशन है और जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है। डायरेक्टिव लीडर की हम बात करें, डिफरेंट तरह के लीडर्स होते हैं जो कि एम्प्लॉय को बताते हैं कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, क्या एक्सपेक्टेड है एम्प्लॉयज़ से, स्केड्यूल करते हैं उनके वर्क जो कि होंगे, उनको स्पेसिफिक गाइडलाइन देते हैं कि कैसे अकम्प्लिश किया जाए, पूरा किया जाए टास्क को। सपोर्टिव लीडर होते हैं जो कि फ्रेंडली होते हैं और दूसरों का जो नीड होती है एम्प्लॉयज़ की उसका ख्याल भी करने वाले होते हैं। पार्टिसिपेटिव लीडर होते हैं जो कि कंसल्ट करते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ और उनके सजेशन को भी लेते हैं डिसीजन से पहले, यानी कि सब कुछ वो खुद से नहीं करते। अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर होते हैं जो कि सेट करते हैं चैलेंजिंग गोल और एक्सपेक्ट करते हैं एम्प्लॉय को कि वो परफॉर्म करेंगे उनके हाईएस्ट लेवल के ऊपर जाके एम्प्लॉय परफॉर्म करें। अब करिज्मेटिक लीडर की हम बात करें तो ये जो है एक कॉम्बिनेशन है चार्म का और पर्सनल मैग्नेटिज्म का, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं रिमार्केबल एबिलिटी, ताकि हासिल करें दूसरे लोगों को कि वो एंडोर्स करें उनका विजन और प्रमोट करें पैशनेटली तौर पर। और जो ट्रेड्स हैं करिस्मेटिक लीडर्स की, वो ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं, एक विजन होता है फ्यूचर के बारे में, और स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होता है उनका जो विजन होता है उसके अंदर, आउट ऑफ ऑर्डिनरी बिहेवियर से बाहर, और एक इमेज है चेंज एजेंट की, यानी कि जो चेंज लाने वाला एजेंट होता है। और दो टाइप्स हैं करिस्मेटिक लीडर की, एक तो विजनरी होते हैं। सो कम्युनिकेशन एबिलिटी के ज़रिए विजनरी करिस्मेटिक लीडर लिंक करते हैं फॉलोअर की नीड्स और गोल्स को जॉब के साथ या फिर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है। और क्राइसिस बेस्ड जो करिस्मेटिक लीडर होते हैं, सो क्राइसिस बेस्ड प्रोड्यूस करिस्मेटिक लीडर ये कम्युनिकेट करते हैं क्लियरली कि कौन सा एक्शन जो है वो ज़रूरी है कि लिया जाए और क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या नताइज होंगे। सो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है वो होती है जब एक लीडर जो है वो चेंज करता है फॉलोअर्स को इन वेज जिससे ट्रस्ट होता है और मोटिवेशन होती है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स इंक्रीज़ करते हैं सबऑर्डिनेट की अवेयरनेस जो है टास्क सिग्निफिकेंस की और जो हाई परफॉर्मेंस लेवल है, और ये जो है बनाते हैं सबऑर्डिनेट को अवेयर उनकी जो नीड होती है पर्सनल ग्रोथ की, डेवलपमेंट और अकम्पलिशमेंट। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो है वो क्रिस्मेटिक लीडर होते हैं, विजन होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एबिलिटी होती है कि इंड्यूस करें फॉलोअर्स को, के सपोर्ट करें विजन को एंथुजियास्टिकली तौर पर। ट्रस्ट की हम बात करते हैं, सो बिलीव होना इंटीग्रिटी, करेक्टर और एबिलिटी के अंदर लीडर की। क्रेडिबिलिटी की बात करें तो ये इससे मुराद ये कि किस हद तक फॉलोअर जो है वो परसीव करते हैं किसी को एज अ ऑनेस्ट, कॉम्पिटेंट और एबल टू इंस्पायर होना। और 5 डायमेंशंस हैं ट्रस्ट की जिसके अंदर इंटीग्रिटी आता है, तो इंटीग्रिटी के अंदर ऑनेस्टी और ट्रस्टफुलनेस आ जाता है। कॉम्पिटेंस की हम बात करते हैं काबिलियत की, तो इसके अंदर टेक्निकल या इम्पर्सनल दोनों आ जाती हैं। सो और कम्युनिकेटिंग द विजन की हम बात करते हैं, सो कंसिस्टेंसी होना, रिलायबिलिटी, प्रिडिक्टिबिलिटी, गुड जजमेंट होना सिचुएशन हैंडल करने के अंदर ये आ जाता है। लॉयलिटी की हम बात करते हैं तो विलिंगनेस होना कि प्रोटेक्ट किया जाए और सेफ फेस किया जाए एक पर्सन के लिए। ओपननेस की हम बात करते हैं तो विलिंगनेस होना कि शेयर किया जाए आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को फ्रीली तौर पर। टाइप ऑफ ट्रस्ट की हम बात करते हैं तो ट्रस्ट की टाइप्स होती हैं। डेटरेंस बेस्ड ट्रस्ट होता है, ऐसा ट्रस्ट जो कि बेस करता है फियर के ऊपर, रिप्रेजल की अगर ट्रस्ट जो है वो वायलेट किया जाता है। नॉलेज बेस्ड ट्रस्ट होता है जो कि बेस करता है बिहेवियरल प्रिडिक्टिबिलिटी के ऊपर, जो कि आता है हिस्ट्री से इंट्रैक्शन की। आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ट्रस्ट होता है जो कि बेस करता है इमोशनल कनेक्शन के ऊपर पार्टीज़ के दरमियान। पावर की बात करते हैं तो इससे मुराद ये कि वो कैपेसिटी जिसके ज़रिए ए जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है बिहेवियर बी के। सो बी जो है वो उसी तरह काम करेगा जो ए की विशेज़ होंगी उसके मुताबिक। सो सिंपल डेफिनेशन अगर हम पावर की ले तो इससे मुराद ये होती है कि एबिलिटी होती है इन्फ्लुएंस करने की दूसरे पर्सन को। एक पर्सन के पास ये एबिलिटी है, ये काबिलियत होती है कि वो दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सके, इसी को हम पावर कहते हैं।
इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करते हैं तो प्रोसेस होता है अफेक्ट करने का, थॉट्स, बिहेवियर और जो फीलिंग होती है दूसरे पर्सन की, उसको हम इन्फ्लुएंस कहते हैं। और अथॉरिटी से मुराद राइट होता है इन्फ्लुएंस करने का दूसरे पर्सन को। नाउ द कोर्सिव पावर, कोर्सिव पावर बेस जो है वो डिपेंड करती है फेयर के ऊपर, इनके डराने के ऊपर, लोगों को डराया जाता है, उस वहाँ से आती है कोर्सिव पावर। और रिवार्ड पावर की हम बात करते हैं तो ये अपोजिट होता है कोर्सिव पावर का, ये रिवार्ड है, ये उसका बिल्कुल उलट होता है। लेजिटिमेट पावर की बात करते हैं, सो फॉर्मल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मोस्ट फ्रीक्वेंट एक्सेस पावर होती है वो स्ट्रक्चरल पोजीशन, सो पोजीशन के अंदर होती है। ये रिप्रेजेंट करती है पावर जो कि एक पर्सन को मिलती है उसकी पोजीशन की वजह से। अब जो उसको सीट दी गई है, पोजीशन दी गई है, उसकी वजह से जो पावर मिलती है। क्रिस्मेटिक की बात करें, ये एक्सटेंशन होती है रेफरेंट पावर का, जो कि आती है इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी और पर्सनल स्टाइल से, उसकी पर्सनैलिटी और उसके स्टाइल की वजह से जो पावर होती है। और एक्सपर्ट पावर की हम बात करते हैं तो ये एक्सपर्टीज़ की वजह से होती है, स्पेशल स्किल या नॉलेज की वजह से। अब एक शख्स किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, उसके पास स्किल है, नॉलेज है, एबिलिटी है कि वो परफॉर्म कर सकता है उस काम को बहुत अच्छी तरीके से, तो उसके पास एक्सपर्ट पावर होती है। नाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ पावर, पावर के कुछ प्रिंसिपल हैं। पावर को परसीव किया जाता है, पावर रिलेटिव है, एक के मुकाबले में ज़्यादा। पावर बेसिस को कोऑर्डिनेट होना चाहिए, और ये एक डुअल एज सोर्ड है, इसका अच्छी तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसको एब्यूज़ भी किया जा सकता है, इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पावर की बात करते हैं, इसके नताइज की, तो मैनेजर जिनके पास पावर बेनिफिट होते हैं, बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन, जैसे कि हासिल करना स्केर्स रिसोर्सेज उनके डिपार्टमेंट से। कंट्रास्टिंग लीडरशिप एंड पावर हम देखें तो लीडर यूज़ करते पावर को एज अ मीन के तौर पर ताकि वो हासिल कर सके ग्रुप गोल्स, और लीडर अचीव करते हैं गोल्स, और पावर जो है वो एक मीन के तौर पर काम करता है फैसिलिटेट करने में उनकी अचीवमेंट को। नाउ दी व्हाट क्रिएट्स डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी क्या क्रिएट करता है, इंपॉर्टेंस की हम बात करते हैं। सो क्रिएट करने के लिए डिपेंडेंसी द थिंग जो कि आपको लाजमी परसीव करना चाहिए एज बीइंग इम्पॉर्टेंस। सो स्केर्सिटी की हम बात करते हैं कि रिसोर्स नीड टू बी परसीव एज स्केर्स टू क्रिएट डिपेंडेंसी। स्केर्सिटी से भी जो है ज़ाहिरी बात है डिपेंडेंसी पैदा होती है जब किसी चीज़ की स्केर्सिटी होती है, यानी कि लिमिटेड होना किसी चीज़ का। सो पावर क्या होती है, एबिलिटी होती है एक पर्सन या ग्रुप की कि वो सबब बनती है दूसरे पर्सन या ग्रुप के लिए कि वो कुछ करे, अदरवाइज़ जो है वो ना करें। ज़ाहिरी बात है अगर पावर नहीं हो तो अदरवाइज़ वो नहीं करेंगे। सो कंटिजेंसी वेरिएबल जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं यूज़ जो है पावर टैक्टिक्स का, उसके अंदर मैनेजर है जिसके अंदर उसकी पर्सनैलिटी, उसकी रिलेटिव पावर और जो ऑब्जेक्टिव होती है फॉर वांटिंग द इन्फ्लुएंस, जो करना चाहता है इन्फ्लुएंस। एम्प्लॉय की हम बात करते हैं तो परसेप्शन जो है एम्प्लॉय विलिंगनेस और एबिलिटी होना कि कंप्लाई किया जाए। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं तो यूज़ किया जाता है पावर का और इन्फ्लुएंस का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पॉलिटिकल बिहेवियर की हम बात करते हैं तो एक्शंस जो कि ऑफिशियली तौर पर सेंक्शन नहीं होते ऑर्गेनाइजेशन से, उनको लिया जाता है ताकि इन्फ्लुएंस किया जाए दूसरों को, ताकि पूरा किया जाए पर्सनल गोल्स को, अपने ज़ाती जो गोल्स होते हैं उनको पूरा करने के लिए। पावर एंड पॉलिटिक्स रिलेशनशिप की हम बात करें तो ये दोनों जो है यूज़ किए जाते हैं इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या फिर जो बिहेवियर होता है मेंबर्स की तरफ से। सो पॉलिटिकल बिहेवियर डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर कि कुछ तरह का पावर का होना, और ये एक तरीका हो सकता है टू सर्कमवेंट करने का जो लैक ऑफ पावर है ऑर्गेनाइजेशनल पावर। अब गेम प्लेइंग की बात करें तो गेम प्लेइंग होती है ऑर्गेनाइजेशन में, पॉलिटिकल बिहेवियर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको डिस्क्राइब किया बहुत से रिसर्चर्स ने इन टर्म्स ऑफ गेम प्लेइंग। और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस टैक्टिक्स होते हैं इंडिविजुअल और ग्रुप्स जो इंगेज होते हैं पॉलिटिकल बिहेवियर में ताकि वो इन्फ्लुएंस करें परसेप्शन या फिर जो बिहेवियर है दूसरे इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स का। इंप्रेशन मैनेजमेंट की बात करें, प्रोसेस है जिसके ज़रिए इंडिविजुअल अटैम्प्ट करते हैं कि कंट्रोल करें इंप्रेशन जो है अदर्स फॉर्म ऑफ देम, यानी कि दूसरों वो कंट्रोल करते हैं, वो चाहते हैं कि कंट्रोल करें, वो कोशिश करते हैं कंट्रोल करना जो इम्प्रेशंस है दूसरों का उनके बारे में, दूसरों का मतलब दूसरों पे जो इम्प्रेशन पड़ रहा है उनका, उसको कंट्रोल करना। पॉलिटिकल टैक्टिक्स की हम बात करते हैं तो मैनेजर जो है वो यूज़ कर सकते हैं बहुत सी तरह के पॉलिटिकल टैक्टिक्स ताकि वो इंक्रीज़ करें उनका इंडिविजुअल पावर। और इसमें शामिल होते हैं कि अपने आप को जो है वो रिप्लेसेबल बनाना, सेंट्रल होना,
कंट्रोलिंग कंटिजेंसीज का होना, रिसोर्सेज होना, रिकग्नाइजिंग करना है कि किसके पास पावर है, कंट्रोल करना एजेंडा, और ब्रिंगिंग इन एन आउटसाइड एक्सपर्ट, और कोलेशन बिल्ड करना और अलाइंसेस वगैरह। मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, अब मैनेज करना ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, इसमें क्या क्या है, रिड्यूस कर देना सिस्टम अनसर्टेनिटी, जो गैर यकीनी सूरत हाल है, कंपटीशन को रिड्यूस कर देना और ब्रेक कर देना एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल फील्डम। सो मैनेजिंग पॉलिटिकल बिहेवियर, इसके अंदर क्या है कि मेंटेन किया जाए ओपन कम्युनिकेशन, और उसके अंदर क्लैरिफाई किया जाए परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन, यूज़ किया जाए पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, एनकरेज किया जाए कोऑपरेशन अमंग जो वर्क ग्रुप्स हैं उनके दरमियान, सो जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं उनको भी मैनेज किया जाए, अच्छी तरह प्रोवाइड किया जाए, सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक पार्टी ये परसीव करती है कि उसके इंटरेस्ट की मुखालफत की जा रही है या नेगेटिवली अफेक्ट करती है दूसरी पार्टी। सो कॉन्फ्लिक्ट की भी टाइप है। टास्क कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है जो कि कंटेंट्स और गोल्स के ऊपर होता है। वर्क के रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट होता है जो कि बेस करता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर। प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट होता है कि किस तरीके से वर्क जो होगा इस चीज़ के ऊपर होता है प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट। सो कॉन्फ्लिक्ट से मुराद कोई भी सिचुएशन जिसके अंदर इनकम्पेटिबल गोल्स, एटीट्यूड, इमोशंस या बिहेवियर्स जिससे डिसएग्रीमेंट होता है या अपोजिशन होती है दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के दरमियान, यानी कि इख्तलाफात वगैरह होते हैं या इवन के मुखालफत भी हो सकती है दो पार्टीज़ के दरमियान। सो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। अगर फंक्शनल हो कॉन्फ्लिक्ट तो फिर क्या होगा कि एक हेल्थी कंस्ट्रक्टिव डिसएग्रीमेंट होगा दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान, और जो ये फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है ये जो है ज़ाहिर बात है फ़ायदेमंद हो सकता है। जबकि डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है अनहेल्थी और डिस्ट्रक्टिव एग्रीमेंट होता है, डिसएग्रीमेंट होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान, यानी कि ऐसा इख्तलाफ जिससे नुकसान होगा। फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट ऐसा इख्तलाफ होगा जिससे फ़ायदा होगा, जबकि डिसफंक्शनल ऐसा होगा जिससे नुकसान ही होगा। और जो फॉर्म है कॉन्फ्लिक्ट की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट होता है जो कि होता है दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान। और इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स के दरमियान या टीम्स के दरमियान होता है। और इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स के दरमियान है। और इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट भी होता है जो कि एक इंडिविजुअल के खुद के अंदर ही हो रहा होता है। इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है जो कि कॉन्फ्लिक्ट होता है मल्टीपल रोल्स के दरमियान। इंट्रा रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है जो कि सिंगल रोल के अंदर ही हो रहा होता है। और पर्सन रोल कॉन्फ्लिक्ट भी होता है जो कि होता है जब एक इंडिविजुअल से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो परफॉर्म करे बिहेवियर को एक सर्टेन रोल के अंदर, जो कि कॉन्फ्लिक्ट करता है उसकी पर्सनल वैल्यूज़ के साथ। कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन क्या है, सोर्स है एज अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम देखें तो ये रिप्रेजेंट करता है अपोजिंग फोर्स जो कि आती है सिमेंटिक डिफ़िकल्टीज से, मिसअंडरस्टैंडिंग और जो नॉइज़ होती है कम्युनिकेशन चैनल के अंदर। और वैसे कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि ट्रांसमिट होती है इन्फॉर्मेशन, एक शख्स से दूसरे शख्स तक जाती है। और स्ट्रक्चर की बात करें तो जो टर्म स्ट्रक्चर है इसके अंदर वेरिएबल शामिल है, जैसे कि साइज़ है, डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन है, डिक्शनल क्लैरिटी है, मेंबर गोल कंपैटिबिलिटी, लीडरशिप स्टाइल है, रिवार्ड सिस्टम है, डिग्री ऑफ डिपेंडेंस वगैरह आ जाता है। पर्सनल वेरिएबल्स की बात करें इसमें शामिल है इंडिविजुअल वैल्यू सिस्टम और पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स और सर्टेन पर्सनैलिटी टाइप जिनसे पर्सनल पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट होता है। सो नेगोशिएशन की बात करते हैं तो एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर ग्रुप जो है कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट के साथ वो मिलते हैं ताकि वो करें ऑफर्स, काउंटर ऑफर्स और कंसेशंस ताकि रिजॉल्व करें डिफरेंसेस को। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल कॉन्फ्लिक्ट की हम बात करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो मैनेज किया जा सकता है चेंज करते हुए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और कल्चर, ताकि कम किया जा सके कॉन्फ्लिक्ट को। मैनेजर्स जो है वो क्लैरिफाई कर सकते हैं टास्क और जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है, चेंज करना डिफ्रेंसीशन और इंक्रीज़ करना इंटीग्रेशन, या फिर यूज़ करना कल्चर के क्रिएट किए जाए वैल्यूज़ और नॉर्म्स जो कि शेयर करते हैं, जो कि कॉमन होते हैं लोगों के दरमियान डिफरेंट फंक्शंस में और डिविजन्स में। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी कई तरह के हैं। लूज़ कॉन्फ्लिक्ट होता है जब दोनों पार्टीज़ का नुकसान हो रहा है, तब लूज़ कॉन्फ्लिक्ट होता है। विन लॉस कॉन्फ्लिक्ट होता है जब एक पार्ट जो है वो अचीव करता है, एक पार्टी जो है वो एक का फ़ायदा होता है दूसरे के नुकसान के ऊपर। और विन विन कॉन्फ्लिक्ट होता है जब दोनों पार्टीज़ का फ़ायदा होता है, तो लूज़ में दोनों का नुकसान है, विन लूज़ में एक का फ़ायदा एक का नुकसान, और विन विन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर दोनों का ही फ़ायदा हो जाता है। सो डेफिनेशन दी गई है यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की, वैसे ही तो काफ़ी कुछ आप पढ़ चुके हैं। सो वो प्रोसेस जब तब शुरू होता है जब एक पार्टी ये परसीव करती है
वन पार्टी परसीव दैट द अदर इज फ्रस्ट्रेटेड, एक के दूसरी जो फ्रस्ट्रेटेड है या फिर होने वाली है फ्रस्ट्रेट कुछ कंसर्न के बारे में, उसके जो कुछ कंसर्न हैं कुछ उसके बारे में। सो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल, अब किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज किया जाए। एक तो ये कि अवॉइडिंग की जाए, डेलिब्रेट एक्शन डिसीजन लिए जाएँ कि कोई भी एक्शन ना लिए जाए कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर और दूर रहा जाए कॉन्फ्लिक्ट से। कॉम्पिटिंग है, सेटिस्फाई किया जाए ख़ुद के इंटरेस्ट को, और ज़ाहिरी बात है इस तरीके से किया जाए कि दूसरी पार्टी के एक्सपेंस के ऊपर, यानी कि दूसरे का चाहे नुकसान हो। कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, यानी कि हर पार्टी कुछ गिव अप करती है ताकि सोल्यूशन तक पहुंचा जाए। कोलैबोरेट किया जाए, यानी कि सोल्यूशन तक पहुंचा जाए जो कि एग्रीबल हो, ओपन और थॉरो डिस्कशन के ज़रिए। वाट इज़ नेगोशिएशन, अब नेगोशिएशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा पार्टीज एक्सचेंज करते हैं गुड्स या सर्विस, और वो ज़ाहिर बातें पहुंचते हैं एक एग्रीड अपॉन जो एक्सचेंज रेट होता है उनके लिए, उस तक जिस पे वो एग्री करते हैं वहाँ तक पहुंचना होता है उनको। सो दो जनरल अप्रोचेस हैं नेगोशिएशन के लिए, एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। और जो प्रोसेस है नेगोशिएशन का, सबसे पहले उसमें क्या होता है, प्रिपरेशन की जाती है, प्लानिंग की जाती है, डेफिनेशन होती है ग्राउंड रूल्स की, और क्लैरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन होना, बार्गेनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग होना, इसके अलावा आखिर में क्लोजर और इम्प्लीमेंटेशन का हो जाना। सो मैपिंग दी नेगोशिएशन, सो डिस्क्राइब किया जाए प्रॉब्लम जो है नेगोशिएशन की, आइडेंटिफाई किया जाए जो लोग इन्वॉल्व हैं, यूज़ की जाए एम्पैथी ताकि एनालाइज किया जाए सिचुएशन, रिकॉर्ड किया जाए पार्टिसिपेंट की नीड्स और जो फेयर्स हैं प्रॉब्लम्स के बारे में, और जो नेगोशिएशन की जाए उसके अंदर क्या किया जाए, यूज़ किया जाए प्रोप्राइट नेगोशिएशन स्टाइल, जो स्टाइल सही है वो सूटेबल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए जो ज़ाहिर बात है सूट करे दोनों पार्टीज़ को। इफेक्टिव रिस्पॉन्डिंग और लिसनिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए ताकि अच्छी तरीके से एक दूसरे को ज़ाहिर बात है सुना जा सके, रिस्पॉन्ड किया जा सके। आइडेंटिफाई किया जाए नीड्स और वांट्स को, नीड्स जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, जनरल होती है, जबकि वांट्स जो है वो जनरल स्पेसिफिक हो जाती हैं। और फिर सेटअप किया जाए नेगोशिएशन को, क्रिएट किया जाए नॉन वर्बल इन्वायरमेंट, स्टार्ट किया जाए नेगोशिएशन को, डील किया जाए कॉन्फ्लिक्ट को, कॉन्फ्लिक्ट के साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ज़ाहिर बात है उसके साथ नेगोशिएशन के दरमियान, और एक नेगोशिएटेड आउटकम को अचीव कर लिया जाए। थर्ड पार्टी नेगोशिएशन की हम बात करते हैं तो जब इंडिविजुअल या ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव पहुंचते हैं एक स्टेलमेट को, और वो अनेबल होते हैं कि वो रिजॉल्व करें उनके डिफरेंसेस को डायरेक्ट नेगोशिएशन के ज़रिए, यानी वो ख़ुद से जो है वो नेगोशिएट डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो फिर वो थर्ड पार्टी की तरफ जाते हैं। और मीडिएटर जो है एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है जो कि फैसिलिटेट करती है नेगोशिएटेड सोल्यूशन रीजनिंग के ज़रिए और परसुएशन के ज़रिए भी। इश्यूज़ आते हैं कुछ नेगोशिएशन में, जो रोल है पर्सनैलिटी ट्रेट का नेगोशिएशन के अंदर, इसके अलावा जेंडर डिफरेंसेस आना तो ज़ाहिर बात है वो भी एक बैरियर बन जाता है, और कल्चरल डिफरेंसेस आना वो भी एक बैरियर बन जाता है नेगोशिएशन के अंदर। सो ग्रुप्स की अगर हम बात करते हैं तो ये दो या दो से ज़्यादा फ्रीली इंटरेक्टिंग जो लोग होते हैं शेयर्ड नॉर्म के साथ, उनके नॉर्म्स सिमिलर होते हैं और गोल होते हैं और कॉमन आइडेंटिटी होती है। सो ग्रुप्स के अंदर दो या दो से ज़्यादा ही लोग होंगे, आपस में ज़ाहिर बात है वो मिलते हैं और उनके नॉर्म्स एक जैसे नॉर्म्स और एक जैसे गोल्स और कॉमन आइडेंटिटी होती है उनकी। और सोशल लोफिंग की अब बात करते हैं, सो इससे मुराद क्या होता है कि डिक्रीज़ हो जाना इंडिविजुअल एफर्ट जैसे जैसे ग्रुप का साइज़ बढ़ता है। इंडिविजुअल्स की ख़ुद की जो एफर्ट्स होती हैं उसके अंदर कमी आती जाती है क्योंकि ग्रुप का साइज़ बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा आ रहे हैं इस वजह से। और क्वालिटी सर्कल की हम बात करते हैं तो स्मॉल ग्रुप्स होते हैं वॉलंटियर का जो कि कोशिश करते हैं कि सॉल्व करें क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, और वर्चुअल टीम्स आज के दौर में बहुत कॉमन है। सो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होता है कि ग्रुप मेंबर्स जो है डिफरेंट लोकेशन के अंदर बिजनेसेस कर सकते हैं। आज के इंटरनेट के दौर में वर्चुअल टीम्स काफ़ी कॉमन है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो फॉर्मल पैटर्न होता है कि किस तरीके से लोग और जॉब्स को ग्रुप किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन की हम बात करें तो डिसीजन और एक्शन जो कि नतीजा होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर। सो व्हाट डिटरमाइंस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सो टू वाट डिग्री आर टास्क, यानी कि किस हद तक टास्क सब डिवाइड होते हैं सेपरेट जॉब में, एंड किस बेस के ऊपर जॉब जो है वो उनको ग्रुप किया जाता है एक साथ, एंड टू होम डू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस ग्रुप रिपोर्ट, यानी कि किसको इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स जो है वो रिपोर्ट करते हैं किसको, यानी उनके ऊपर कौन है जिसको वो रिपोर्ट करते हैं। एंड हाउ मैनी इंडिविजुअल, कितने इंडिविजुअल जो है क्या ना मैनेजर, एक मैनेजर जो है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली तौर पर डायरेक्ट कर सकता है,
एंड कहाँ पर जो है डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी लाई करती है और किस हद तक जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो डायरेक्ट करेंगे मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ को। सो जो बेसिक्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के, उसकी हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि कैसे जॉब टास्क जो है वो फॉर्मली डिवाइड होते हैं, उनको ग्रुप किया जाता है, कोऑर्डिनेट होते हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, विजुअली तौर पे दिखाया जाता है जो डिवीज़न है, ग्रुपिंग है और कोऑर्डिनेशन है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो कैसे जॉब टास्क को फॉर्मली डिवाइड किया जाता है, ग्रुप किया जाता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है, और कैसे पार्ट्स जो ऑर्गेनाइजेशन के एक दूसरे के साथ फिट होते हैं कि कोऑर्डिनेट किया जाए एम्प्लॉयज़ को कि वो अचीव करें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। वर्क स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं तो इससे मुराद ये होता है कि किस हद तक टास्क जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब डिवाइड होते हैं सेपरेट जॉब्स के अंदर। डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात करते हैं तो इससे मुराद वो बुनियाद होती है जिसके ऊपर जॉब्स को एक दूसरे के साथ ग्रुप किया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो सेंट्रलाइजेशन जो होती है अथॉरिटी की और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिसीजन मेकिंग की मैनेजर्स के हाथों में, जो कि टॉप के ऊपर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की में, इनके ऊपर के लेवल के ऊपर होते हैं वो। और डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो इससे मुराद ये होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है अथॉरिटी की, डिवाइड किया जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजर्स को तमाम जितने भी लेवल्स के ऊपर होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की के अंदर। और फॉर्मलाइजेशन की हम बात करते हैं तो किस हद तक जॉब जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको स्टैंडर्डाइज किया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।